मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि वर्कर्स यूनिटी इंडिया ने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया, मुझे ये मौका दिया। मैं मेधा पाटकर जी का, सुनीलन जी का और आकृति आपका भी खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है तर्कशील होने की या एक तर्कशील समाज की, तो इसकी कल्पना हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, वहां से बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। और एक अद्भुत बात यह होती है कि एक ऐसा शख्स जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, मुल्क आजाद होने वाला है, उसे कैद कर लिया गया है, वो जेल में है, वो एक अपनी किताब लिखता है और उसमें कुछ पेजेस वो कहता है कि मैं डिवोट करूंगा तर्कशीलता को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, साइंटिफिक टेम्पर को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अद्भुत बात है कि हम किसी राजनेता से, और खास तौर से ऐसे राजनेता से जो बिल्कुल उलझा हुआ हो, उस वक्त भारत के आजाद होने की कगार पर मौजूद हो, वो उस वक्त इसके बारे में भी सोच रहा है। ये किसी साइंटिस्ट से नहीं आया। अगर आता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होती। उस वक्त हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट और एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है साइंटिस्ट की। एक आकाश गंगा है, सर सीवी रमन। उससे पहले पीसी रे, एम एन साहा। अ, हमारे हमारे देश में जबरदस्त उछाल है साइंस का, तो साइंटिस्ट से ये बात नहीं आ रही है। हालांकि ये बहस पूरी चल रही थी कि साइंस क्या है, साइंटिफिक टेम्पर क्या है, साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या है। उसके बावजूद इसका जो निचोड़ है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में 10 पेजेस में वो आदमी लिखता है। मैं उनकी दी हुई जो परिभाषा है, जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया, ये ट्रांसलेशन मेरा है, अंग्रेजी से किया है, तो मैं उससे बात शुरू करना चाहता हूँ कि तर्कशीलता क्या है, जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर जिसको हम कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो क्या है, और साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या है। नेहरू ये कहते हैं कि ये साइंस का तरीक़ाकार है, बहादुर मगर आलोचनात्मक। ये तलाश है सच और नए ज्ञान की। ये रवैया है ऐसा जिसमें किसी चीज को तब तक ना माना जाए जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की हिम्मत है। ये पुरानी थ्योरीज के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करना, और ये अपने सोच को अनुशासित करने की सलाहियत। ये सलाहियत नेहरू का कहना है उस वक्त, जिसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बाद में मान लिया। ये आधार होगी हमारे देश के आगे आने वाले वक्तों में निर्माण का। लेकिन एक तरफ ये विचारधारा थी कि आगे आने वाले वक्तों में हमारे देश का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होगा, विज्ञान और तकनीक उसका एक हिस्सा होंगी, और इसके साथ हम देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे देश को जो पूरी तरह से जख्मी था, एक ऐसे देश को जो पूरी तरह से विखंडित था, एक ऐसे देश को जिसे अंग्रेजी शासन पूरी तरह से निचोड़ के छोड़ गया था। 200 साल तक उन्होंने सारी दौलत लूट करके इस देश को बिल्कुल गरीब देश बना दिया था। उनके आने से पहले ये देश दुनिया की 1/4 जीडीपी, 1/4 दौलत पैदा करता था,
और उनके जाने के बाद ये 1% से भी कम रहे। एक ऐसे देश में एक ख्वाब देखने वाले लोग हैं कि आगे आने वाले वक्तों में तर्क, वितर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हमें मशले राह की तरह से आगे ले जाएगी, ये हमारे लिए दिए का रोशनी का काम करेगी। मगर वो लोग मौजूद थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ सदियों से खड़े थे, जिन्होंने इस देश को पीछे रखा था, जिसकी वजह से हम गुलाम देश बने। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक को, जिसने दुनिया में शायद सबसे पहली बार कहा था कि धरती घूमती है, उसको न सिर्फ ये कि मजाक बनाया उसका, बल्कि उसकी किताबों तक को इन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए कि ये इनकी दुकानों के ऊपर एक बड़ा प्रहार था। बहरहाल ये अद्भुत बात है कि हमारा जो संविधान है वो, उसकी रूह, उसकी आत्मा साइंटिफिक दृष्टिकोण रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नेहरू एक और जगह कहते हैं कि साइंटिफिक दृष्टिकोण जो है वो आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण। वो ये कहते हैं कि ये साइंस की लैब के बाहर अगर साइंस के तरीकों को अपनाया जाए, परखने के लिए अपनी जिंदगी को, सामाजिक हो या इंफरादी जिंदगी को, ये वो तरीक़ेकार है। एक बड़ी ताकत है देश के अंदर जो ये नहीं चाहती कि देश में तर्क वितर्क आधार हो हमारे आगे बढ़ने का, हमारी डेमोक्रेसी के गठन का। बहरहाल एक अद्भुत बात ये भी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान पास हुआ, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, पर इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में औरत मर्द की बराबरी नहीं इस्तेमाल होती थी। उनके घर में कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था औरत मर्द की बराबरी का। इनके घरों में, मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए, इनके घर में इंसान इंसान की बराबरी नहीं थी। इनके घरों में जाति की ऊंच नीच पूरी तरह से रची बसी हुई। ये नहीं चाहते थे कि एक दलित का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा वही तालीम हासिल करे जो किसी भी बड़े आदमी के बच्चे को मिलनी चाहिए। ये नहीं चाहते थे कि सबके पास संपत्ति रखने का हक हो। ये नहीं चाहते थे कि सबके पास रोजगार हो। रोजगार तो कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो जब हम अपने हिस्ट्री के ऊपर, 70 साल की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं, तो हमें यह दिखाई देता है कि ऐसी ताकतों ने क्यों हमारे संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। मेरा मानना यह है कि इन ताकतों को, इन लोगों को पूरी तरह से ये यकीन था कि बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, इन सब की अगुवाई में जो ये किताब लिखी जा रही है, और खास तौर से इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब अंबेडकर का, वो किताब अच्छी किताब होनी चाहिए, दुनिया में हमारे लिए ताली बजे। लेकिन हमारे देश में तो परनाला वहीं बहेगा। इन्हें पूरा यकीन था कि देश का जो ढांचा है उसमें पावर बैलेंस जो है वो बदलेगा नहीं। इनकी जिंदगी वैसी ही चलेगी। ये छूत छात करते हैं, करते रहेंगे, ये औरत का दमन करते हैं, घर के अंदर करते रहेंगे, ये समाज को वैसे जैसे चलाते वैसे चलाते रहेंगे। और इसलिए इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया कि ये किताब तो कहीं रखी रहेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। इस किताब का असर देश में धीरे 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 पड़ना लगा। मजदूर उठे, किसान उठे, दलित उठे, आदिवासी उठे, और उन्होंने कहा कि हम इस किताब की बेसिस के ऊपर अपने हक मांगेंगे। यहां से तर्क वितर्क शुरू होता है।
यहां से वो सोच शुरू होती है जिसको नेहरू ने और हम लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस देश के कहा कि ये वैज्ञानिक सोच है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। समाज के अंदर जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ने का मतलब ये था कि इंसान इंसान की बराबरी जो हमारे समाज का हिस्सा नहीं थी वो अपनी जड़ें मजबूत करे, सबको व्यवसाय का हक मिले, सबको बराबरी मिले औरत मर्द की, इस देश के अंदर हर एक को प्रॉपर्टी रखने का हक हो। अब ये जो ताकतें थी जो इन सारी चीजों के खिलाफ थी, जो साइंस के खिलाफ थी, जो विज्ञान के खिलाफ थी, उन्होंने अपना छटपटाने के साथ साथ वर्चस्व को मजबूत करने की कोशिश की। और हमें 80 के दशक में ये दिखाई देता है कि बाबाओं का ऐसा उदय शुरू हुआ जैसे कि खेती लगा दी गई हो देश में बाबाओं की, हर तरफ बाबा ही बाबा दिखाई देने लगे। ये बाबा क्या कर रहे थे? ये अवाम को बेवकूफ बना करके दौलत इकट्ठा कर रहे थे। इनके पीछे बहुत सारे लोग थे जो अंधविश्वास की पुड़ियां लेकर के समाज को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। और ये दौर धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंचा कि जहां इनके पास करोड़ों करोड़ रुपया जमा हुआ, इन्होंने फैक्ट्री बना ली जो अंधविश्वास के प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच में बेच रही थी। इन्होंने अपनी चैनल्स बना ली, इन्होंने असलाह इकट्ठा करना शुरू किया, अपने जो मठ बनाए वो ऐसे मठ थे जिनके अंदर इनकी हुकूमत चलती थी। और तब गठबंधन बना इन बाबाओं का, हमारे यहाँ जो पूंजीपति हैं उनका, और हमारे यहाँ राजनेताओं का। और वो राजनेता जो गांधी, नेहरू, पटेल, और मैंने बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, वो एक लंबी लिस्ट है। वो जिस जहां परवरिश पा रहे थे उसमें दुनिया का बेहतरीन दिमाग उनके साथ था। पर हमें 80 के दशक के बाद दिखाई देता है खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सारे नेता ऊपर उभर करके आए जिनकी परवरिश इन बाबाओं के साथ हुई। और इन बाबाओं की मदद से उन्होंने जगह जगह इलेक्शन जीतने के भंडार बनाए। ये हमें अभी तक देखने को मिला है। लेकिन अवाम क्या कर रहे थे? हमारे देश का मजदूर किसान क्या कर रहा था? क्या वो इन बाबाओं के पीछे भाग रहा था? क्या उसने पूरी तरह से ग्रहण कर लिए थे सारे के सारे अंधविश्वास जो उन तक पहुंचाए जा रहे थे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को आधार बना लिया था उस रूढ़िवादी विचारधारा का जो सदियों से हमारे देश को पीछे रख रही थी? ऐसा हुआ नहीं। मीडिया, जिसको हमने ये सोचा था कि अगर आजाद और प्राइवेट कर दिया जाएगा तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंचाने की लोगों तक कोशिश करेगा, उसने इसका बिल्कुल उल्टा किया। इन बाबाओं के साथ खड़ा ये मीडिया लोगों को परोस रहा था लगातार, सिर्फ उन चैनल पर नहीं जिन चैनल्स की मैं बात कर रहा था कि इन बाबाओं की चैनल्स थी। आस्था चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेन स्ट्रीम चैनल की बात कर रहा हूं। उन्होंने भी वही प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाए जो ये बाबा अपनी अंधविश्वास की फैक्ट्रियों में पैदा कर रहे हैं। ऐसे हालात में लगता ऐसा है कि पूरा देश को अंधकार की तरफ धकेल दिया गया था, पर ऐसा हुआ नहीं। सारा एविडेंस, सारा प्रमाण ये बताता है कि हमारे देश की आम जनता ने, मजदूर किसान ने ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में अंधविश्वासों को नकारा है।
आपने नकारने में एक बड़ा योगदान दिया है। इस देश के साइंस मूवमेंट ने एक बड़ा योगदान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। 4000 साल की हिस्ट्री में 90s में पहली बार अवाम निकले, बड़ी तादाद में निकले, भ्रांतियों को, रूढ़िवादी विचारधाराओं को, अंधविश्वास को नकारा और फिर बाहर निकल के उन्होंने इस ग्रहण को देखा। ये एक प्रमाण है किस तरह से आगे हमारा समाज धीरे धीरे तर्क वितर्क और वैज्ञानिक सोच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है अवाम के अंदर। टेलीविजन के ऊपर आपको ये नहीं दिखाई देगा। टेलीविजन के ऊपर तो ऐसा लगता है कि पूरे देश को अंधकार में ढकेल दिया गया है। इन हालात में हमें दिखाई देता है कि एक प्रधानमंत्री आता है और वो ये कहता है, और वो भी साइंटिस्ट के बीच में, कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा प्रमाण है, हमारे यहां पहले होती। वही प्रधानमंत्री बताता है कि तक्षशिला बिहार में है। वो प्रधानमंत्री बताता है हमको कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती। और यही नहीं रुकता सिलसिला, वो प्रधानमंत्री ये भी कहता है कि अगर बादलों के पीछे छुप के जाओगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो। उसे ये भी नहीं मालूम कि रडार किस तरह से रडार फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। वो कनाडा जाता है और A² + B² का फॉर्मूला उसे मालूम नहीं है, लिख के ले गया है वो, लेकिन उसे मालूम नहीं है, वो उसको उल्टा सीधा कर देता है। ये सिर्फ मामला देश की आस्था के ऊपर प्रहार नहीं है, ये देश की इज्जत के ऊपर हमला नहीं है। दुनिया को हंसने के लिए एक प्रधानमंत्री के ये कमेंट्स नहीं है। जब प्रधानमंत्री कहता है कि आधार होगा साइंटिफिक दृष्टिकोण, तो हम साइंस की अनुसंधान देश में बनाते हैं। और जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, तो फिर ये एक एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तब आईआईटीज बिखर जाती हैं और वो 5 गव्य के ऊपर रिसर्च शुरू करती हैं। दिल्ली आईआईटी के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड्स एलोकेट किए हैं इस तरह की रिसर्च जो विज्ञान के खिलाफ है। तब फिर देश के अंदर सरस्वती को ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तब देश के अंदर संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, बजाय इसके कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज साइंस के ऊपर फोकस करें। तब ये शुरू होता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की या चीफ मिनिस्टर्स की या मिनिस्टर की, सेंट्रल के मिनिस्टर की यह हिम्मत पड़ती है कि वो कहे कि अगर ऐसे करके हाथ चलाओगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ऐसे करके चलाओगे तो बढ़ जाएगा। तब एक मिनिस्टर की यह हिम्मत पड़ती है कि वो ये कहे कि मुझे डार्विनिज्म में कोई यकीन नहीं है, इसलिए हमारे कोर्स से डार्विनिज्म हटा देना चाहिए। यही पाकिस्तान में हुआ था, तो पाकिस्तान में डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? इसलिए कि आपके और मेरे बच्चे ये साइंस और ये तर्क वितर्क ना जाने। तब हमें ये बताया जाए कि हमारे देश में पुरातत्व में एक चीफ मिनिस्टर का कहना है कि इंटरनेट मौजूद था, मिसाइल मौजूद था, रॉकेट मौजूद था और उसके साथ साथ सैटेलाइट मौजूद था। हमारे बच्चे तो ये सीखें और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्कले में जाकर के पढ़ें। ये चीज, ये प्रहार, ये अटैक हम पाकिस्तान में लगातार देखते रहे। 70 सालों में लगातार साइंटिफिक दृष्टिकोण के ऊपर
पाकिस्तान में प्रहार हुआ है। हमें मालूम है पाकिस्तान का क्या हाल है। बार बार वहां पर डेमोक्रेसी ध्वस्त की गई है, और उसकी वजह यह है कि वहां पर साइंटिफिक टेम्पर को कभी जड़ें मजबूत करने दिया ही नहीं गया। हमारे देश में उन ताकतों को, जो ताकतें आज सत्ता में हैं, अच्छी तरह से मालूम है कि अगर डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, आपके और मेरे हक के ऊपर, मजदूरों के, किसानों के हक के ऊपर अगर हमला करना है, तो फिर साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर भी हमला करना पड़ेगा। उसके बिना यह कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कोरोना के पीरियड में आम जनता ने किस तरह से बिहेव किया? क्या उन्होंने गौमूत्र पीना शुरू कर दिया? क्या उन्होंने मुल्लाओं ने कहा था कि ये कुरान की आयत पढ़ो, वो कुरान की आयत पढ़ो, बच जाओगे? बाबा रामदेव ने कहा था कि ये चीज जो है ये दवा है? क्या आम जनता ने गोबर का लेप लगा करके बचने की कोशिश की कोरोना से? नहीं। हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि आम जनता ने वो कुछ किया जो उन्हें साइंटिस्ट ने कहा था, जो उन्हें वैज्ञानिकों ने कहा। उन्होंने मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, जो हमारे इंसान की के इतिहास में पहली बार हुआ था, वो करके दिखाया दुनिया भर में लोगों ने। सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए। जनता ने ये किया, आवाम ने ये किया। आवाम ने उन अंधविश्वासों के ऊपर यकीन नहीं किया, इसके बावजूद कि मीडिया ने उन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताया। ऐसा लग रहा था कि जैसे करुणा देवी का की पूजा सारे देश में शुरू हो गई हो। ऐसा हुआ नहीं। अभी जो सर्वे किया है उसमें यह बात साफ निकल करके आ रही है कि 90 से 95% लोगों ने साइंस का पक्ष लिया है, नकारा है अंधविश्वासों को। एक बहुत छोटा सेक्शन है जो इन अंधविश्वासों के ऊपर यकीन करता है। लगभग 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर मिर्ची और वो लगा दिया जाए नींबू, तो उससे हम बच सकते हैं। गौमूत्र और गौ, उसके ऊपर सिर्फ 2% लोग हैं हिंदुस्तान में हमारे। हवन और प्रेयर्स करने के ऊपर 5% लोग, और थाली और ताली बजाने में यकीन रखने वाले सिर्फ 2% लोग। ये है हमारा देश, ये है हमारी वर्किंग क्लास, ये है हमारा किसान, ये है हमारा मजदूर, ये है हमारे देश का आम नागरिक, जो साइंस के पथ के ऊपर चलना चाहता है, जिसे लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आगे आने वाले समाज में ज्यादातर जनता साइंस के पक्ष में खड़ी होगी, तर्क वितर्क के पक्ष में खड़ी होगी, एक तर्कशील समाज बनाने के लिए कदम बढ़ाती रहेगी। लेकिन यह हमें याद रखना चाहिए कि यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए मेरे और आपके जैसे लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हमें नकारना होगा उन सारी भ्रांतियों को, उन सारे अंधविश्वासों को जो हमें पीछे रखने के लिए सदियों से घुट्टी में खोल करके समाज को पिलाए गए। हमें समझना होगा कि बराबरी का क्या मतलब है। हमें यह देखना होगा, सवाल पूछना होगा कि इस देश के जिन मजदूरों ने गांव से निकलकर शहरों का निर्माण किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का निर्माण किया, उन फैक्ट्रीज का, जिन फैक्ट्रीज ने अंबानी और अडानी जैसे लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए बनाने की क्षमता दी, और जब कोरोना का कहर हमारे ऊपर नाजिल हुआ तो उन्होंने एक झटके में 4 घंटे के अंदर ये कह दिया कि हमारा कोई तुमसे लेना देना नहीं है। तुमने अब तक हमारे लिए दौलत पैदा की थी,
कोरोना की वजह से दौलत पैदा करना बंद हो गई है, तुम वापस अपने घर लौट जाओ, वहीं जहां भूख का राज है। उन्हीं जगहों पर वापस लौट जाओ जिन जगहों के ऊपर लगातार पिछड़ापन छाया रहा है। उसी गांव में चले जाओ जहां से भूख की वजह से तुम निकल करके यहां आए थे। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इस गवर्नमेंट ने वही किया हमारे मजदूरों के साथ जो उनके आकाओं ने उन्हें बताया था, अपने रहमो करम पर छोड़ दिया। एक तर्कशील समाज ये सवाल पूछेगा कि अगर कोई आपदा आती है तो उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा मजदूरों और किसानों की क्यों होगी, पूंजीपति की क्यों नहीं होगी? पूंजीपतियों की वो पूंजी जो उन पैदा की गई थी मजदूरों के खून और पसीने से, किसानों के खून और पसीने से, वो पूंजी इस आपदा के समय पूरी तरह से ले क्यों नहीं ली गई? वो देश की संपत्ति थी। ये होगा एक तर्कशील समाज, और इसके लिए हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की, लेकिन कोरोना के बाद हमको ये मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हमको ये स्ट्रगल, हमको ये जितना अब तक करते रहें उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये मौका हम खो देते हैं तो फिर ये समाज एक यू टर्न भी ले सकता है। दूसरे देशों में ऐसा हुआ है। आपको और मुझे ये फैसला करना होगा कि हम एक तर्कशील समाज के निर्माण के लिए कोरोना के बाद के वक्त में क्या कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।